I'm also pay fighters more, you know? And I know Dana's running a business and he's a great businessman. So can he give out the checks that we want as fighters? That's like a business decision. दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, किसी को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और रेस की बात तो कर भी मत देना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा अनलेस यू आर ए कॉनर मैकग्रेगर, अनलेस यू आर जॉन जॉन्स। तो आज की वीडियो की शुरू करते हैं यूएफसी के पेरेज से जुड़ी हुई चीज़ों से। बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमारी थोड़ी ना कमाई आ रही है, इससे जिनकी आ रही है उनको मिल नहीं रही। खैर, पेरेज से याद आया ब्रॉक फाइटर, मेरे को ब्रॉक फाइटर याद आए तो जेरेड कैनेनियर की मेरे को याद आई, और उसके साथ याद आई यूएफसी 251 फाइट नाइट होने वाली है और 312 के बाद अगला वीकेंड बेसिकली। तो इस फाइट नाइट में जेरेड कैनेनियर लड़ रही हैं रोड्रिगेज से, ग्रेगरी रोड्रिगेज। एक तो इन ब्राज़ीलियंस के नाम मेरी समझ से थोड़े बाहर रहते हैं, और ये एक मिडिल वेट बाउट होने वाली है। मिडिल वेट जो मैं पहले कह रहा था कि मर चुकी है, तो इन्होंने अगली फाइट नाइट भी उसी की, मतलब मेन इवेंट भी अगली फाइट नाइट में वही उसी डिवीज़न का है। जेरेड कैनेनियर 40 साल के जेरेड कैनेनियर, एक तो साल बाद इनकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी और ये रिटायरमेंट ले लेंगे। जेरेड कैनेनियर जाते जाते अपनी फाइट दे रहे हैं शायद 28-30 साल के रोड्रिगेज को। 40 साल के जेरेड कैनेनियर 2015 से यूएफसी में हैं और उन्हें 10वां साल लग चुका है यूएफसी में। वो 30 साल के आए थे, अब 40 के हो चुके हैं, रिटायरमेंट के काफ़ी करीब। और उनके पास है 3 वेट कैटेगरी में नॉकआउट्स, और वो दूसरे आदमी हैं। पहले हैं कॉनर मैकग्रेगर, ऐतिहासिक कॉनर मैकग्रेगर। जेरेड कैनेनियर एक हैवी वेट हैं जिनको शायद थोड़ा फिट रहने की आदत पड़ गई थी, और वो फिट होते होते हैवी वेट से लाइट हैवी वेट और फिर मिडल वेट में आ गए। फिट हैवी वेट से मेरे को याद आए डैनियल कॉर्मियर। अगर डीसी ये सब करते कि वो अपना वेट कम कर लेते, तो हैवी वेट, लाइट हैवी वेट, मिडल वेट, वेल्टर वेट, और उनकी हाइट मैक्स होलोवे के बराबर ही है। मेरे को लगता है उतने स्किनी होके वो 6 डिवीज़न के चैंपियन हो जाते हैं यार। आज वो ओलंपिक में उनको कुछ मिला नहीं मिला, यूएफसी में उनको 6 डिवीज़न के चैंपियन, ऊपर से एक उनका अलग से कमेंट्री शो और पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। तो डीसी की बल्ले बल्ले होती, लेकिन डीसी ने चिकन विंग्स चुने ओवर चिकन मैकग्रेगर, तो मैकग्रेगर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, 2 डिवीज़न तक वो सीमित रहे। और जेरेड कैनेनियर का रिज्यूमे कितना खास है यार। वो आदमी 3 वेट डिवीजन में लड़ा, और किस से नहीं लड़ा, मेरे पास पूरी लिस्ट है बंदों की जिन जिन से वो हारा है, जिनको हराया है। भाई के पास एंडरसन सिल्वा के ऊपर विक्ट्री है, केविन गैस्लम के ऊपर विक्ट्री है, और किन सीन स्ट्रिकलैंड के ऊपर भी विक्ट्री है उनके पास दोस्तों। तुम्हारे सबके प्यारे मार्विन विटोरी, मेरा प्यारा दोस्त मार्विन विटोरी के ऊपर उनके पास विक्ट्री है। डेरेक ब्रंसन के ऊपर भी उनके पास विक्ट्री है। तो सारी दुनिया को उन्होंने हरा चुके हैं, इतने लोगों से इतनी वेट कैटेगरी में लड़ चुके हैं, तो विक्ट्रीज़ की भरमार है। विक्ट्रीज़ के साथ साथ इनकी लूज भी थोड़ी इंप्रेसिव रही हैं। वो मिडिल वेट और लाइट हैवी वेट के चैंपियन से हारे हुए हैं, इजराइल एडेसानिया से वो हारे हैं, विट टेकर से भी हारे हैं, ग्लोवर टेशेरा से भी हारे हैं, यान ब्लॉविच से भी हारे हैं, और हारे हैं डोमिनिक रियस से। उनसे तो खैर जॉन जोन्स भी हारे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब होता रहता है। जेरेड कैनेनियर मेरे को लगता है थोड़े से अंडररेटेड ही रहे हैं पूरे उनके जितना भी करियर रहा है। एक तो वो है कि एक तो वो ब्लैक हैं और वो बोलते बहुत कम है। थोड़ा माइक पे अगर वो स्ट्रिकलैंड की तरह बिकना स्टार्ट हो जाते तो पता नहीं कितना बोलते हैं, क्योंकि उनके 3 वेट कैटेगरीज में केओ हैं। उसके अलावा उनके अच्छी खासी एक रेप्यूट भी है। मेरे को जितना जेरेड कैनेनियर याद आते हैं वो याद आते हैं उस चीज़ से कि जब वो उन्होंने कहा था कि आई एम ऑलमोस्ट ब्रोक, मेरी फाइट पर्स का 60% तो जिम फीस, ट्रेनर, मैनेजमेंट को चला जाता है, उसके अलावा कुछ बचता है तो मेरे पास 2 घर हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने इतनी चीज़ें ले चुका हूँ कि मैं ऑलमोस्ट ब्रोक हो जाता हूँ तब तक मेरी अगली फ़ाइट आती है। बीच में इंजर्ड हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं बिल्कुल ब्रोक हो चुका हूँ दोस्तों, अगर मैंने ये फ़ाइट नहीं लड़ी तो मैं बिल्कुल ही कंगाली पे आ जाऊँगा। खैर, ये उनका नहीं, शायद सारे ही यूएफसी फाइटर्स का एक रहता है, अगर आप एक टॉप टियर को छोड़ दो 10-15 लोगों को, उनके अलावा सभी का यही रहता है कि अब अगली फाइट जब तक शेड्यूल होती है तब तक उनके पर्सेस खत्म हो जाते हैं, और कोई फाइट अगर जीतते हैं तो उसके बाद भी उसको सारा जो पैसा आता है वो कोचेस फीस इन्हीं में चला जाता है। तो एक ओवरऑल लो स्टेट है, बट मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि मैं वैसे यूएफसी में साइन नहीं, मैं कर सकता हूँ। फ्रांसिस भाई ने करी थी, वो कहीं और चले गए, पैसा उन्होंने छाप लिया दोस्तों। पर सुनने में ये भी आ रहा था कि जब जॉन जोन से उनकी फाइट हुई तो उन्हें अच्छी अमाउंट दी थी, बट वो आए नहीं, विच इज़ आई थिंक अ गुड डिसीजन। ज़रूरी भी नहीं है उनको हर जगह आके कि हर कोई यूएफसी में लड़े, उसके अलावा भी आपको अगर पैसा मिल रहा है तो लड़ो यार। ये कोई यूएफसी में अब वो चैंपियन रह चुके थे, अब उन्हें कितनी लेगेसी प्रूव करनी थी। जॉन जोन्स ने वैसे भी नहीं लड़ना था उनके साथ, अगर वो अभी टॉम एस्पिनल से भी नहीं लड़ेंगे, तुम देख लेना, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जॉन जोन्स रिटायर कर जाएंगे, एस्पिनल की ये उम्मीद रह जाएगी।
लेकिन होने नहीं देंगे। डैन अंकल का थोड़ा अलग चलता है दिमाग, और जॉन जोन्स तो वैसे भी उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। मेरे को लगता है थोड़ा उनके ओपोनेंट्स उस हिसाब से ही चूज़ करते हैं वो, कि ये करें वो करें, और एक लेगेसी जो उन्होंने बना रखी है वो चलती रहे। ऑल्दो ही इज़ अ लेजेंड, अनडाउटेडली गोट तो है ही वो, बट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाता है वो तो हमेशा होता ही है, चाहे वो उनके कोर्ट केसेज हो, पर्सनल हियरिंग्स हो। जैरेड कैनोनियर वैसे तो एक आर्मी वेटरन भी रहे हैं। थोड़ी सी अगर आप इनके बारे में चीज़ें पढ़ने लग जाओ तो आपको लगता है कि इन्होंने ये भी किया है, 3 डिवीज़न में लड़े हैं, ये करा है, आर्मी वेटरन भी रहे हैं ये। लेकिन एज सो जो कि यूएस में हर एक आर्मी वेटरन के साथ होता है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती और बुढ़ापे तक उनका पैसा भी खत्म हो जाता है, तो ये भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। और इन्होंने पैसा बनाने के लिए चूज़ भी किया तो UFC। वाह भाई वाह, दुर्फिटे मुँह, एकदम से हारी के ऊपर पैर रख दिया जाके कि मैं कट जाऊंगा, गरीबी में कटूंगा, अभी हम मुक्के खाऊंगा तभी कटूंगा। तो आर्मी वेटरन्स की इस हालत के ऊपर तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं और ना मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगा, छोड़ देते हैं। क्या पता ट्रम्प भाई, जैरेड भाई की फाइट है ग्रेगरी रोड्रिगज से, जो कि एक ब्राज़ीलियन जिजित्सु प्रैक्टिशनर हैं, और इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती है जाकरे सूजा। वही जाकरे सूजा जो कि नॉकआउट हुए थे केविन हॉलैंड से। केविन हॉलैंड ने लेटे लेटे जो पंचेस मारे थे वहीं से वो हुए थे नॉकआउट। हर एक ब्राज़ीलियन की तरह ये पहनते हैं पीले कच्छे, तो ये भी पीले कच्छे पहनते थे, और जाकरे सूजा भी इनके जैसे लगते थे। लेकिन जाकरे सूजा मेरे को खुद जूनियर जो डोस सांटोस जैसे लगते थे। तो एक ना पूरी मल्टीवर्स है ये बोल्ड अमेरिकन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का, जो मिडल वेट या लाइट हैवी वेट में लड़ रहे होते हैं, सब एक दूसरे जैसे दिखते हैं। और ये जब लड़ते हैं तो इन्होंने येलो शॉर्ट्स भी पहन लिए होते हैं, तो और थोड़ी बहुत रही कहीं कसर है वो पूरी हो जाती है। रोड्रिगज का करियर अभी अच्छे मोड पे है, 16-5 का उनका एक्चुअल रिकॉर्ड है, लेकिन लास्ट 6 में से 5 फाइटें वो जीत के आए हैं। और एक केओ आर्टिस्ट हैं उनके, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो मोस्टली उनके केओज ही होते हैं। मैं यहाँ लगा दूँगा रिकॉर्ड वैसे, तो वो वाले आर्टिस्ट हैं वो। और मिडल वेट की डूबती हुई नैया को बचाने आए हैं ब्राज़ीलियन रोड्रिगज, और बहुत ज़रूरी है यार, जैसे कि अभी स्टेट है हर कोई हारा हुआ है वैसे है। अभी जो हवा है वो रोड्रिगज के साथ है, पर मैं हवा के बिल्कुल विपरीत चलूँगा। मैं हमेशा मेरे ब्रोक दोस्त और मेरे बूढ़े ब्लैक पैंथर जैरेड कैनोनियर के साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि वो जीतें, 1-2 फाइट और लड़ें। मेरे को लगता है अब टाइटल रन तो नहीं होगा इस उम्र में, बट फाइटर जीतें, थोड़ा पैसा बनाएं या किसी और प्रमोशन में चले जाएं। बट आई डोंट वांट दिस मैन टू लूज़। ये एक पुराने फाइटर हैं, काफ़ी सालों से मैं देखता आ रहा हूँ और काफ़ी अंडररेटेड रह गए हैं, और शायद टाइटल इनका कभी हो ही नहीं पाया। वो फाइट पता नहीं कैसी लड़ी थी इन्होंने, मेरे पास भी समझ नहीं आ रहा। एक टाइटल शॉट आता है उसमें आप पीछे हो जाते हो। खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट है हमारे प्यारे केल्विन कार्टर। केल्विन कार्टर भी अभी जिंदा है दोस्तों, और वो अभी UFC में ही है। उनकी फाइट है यूसुफ जलाल से। केल्विन कार्टर मेरे भाई, इनके पास आज भी रिकॉर्ड है मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक अब्सॉर्ब्ड इन अ फाइट, और ये 25 मिनट की फाइट में इतना पीटे थे, क्या बताऊँ कितना पीटे थे। हमारे दोस्त मैक्स होलोवे ने इनके साथ जो जाती की थी, 574 स्ट्राइक इन्होंने ऑब्जर्व करी थी 25 मिनट में। अब हिसाब तुम लगा लो कितना हो गया, मैं कैलकुलेट करके यहाँ लिख दूंगा क्योंकि अभी मैं कैलकुलेट करना नहीं चाह रहा। बहुत गंदे पीटे थे यार वो पूरी फाइट, और मारा भी नहीं, मारा 2-2 के मारा बेचारे को। और बीच में मैक्स होलोवे ने अपना अल्टीमेट स्टाइल दिखाया कि आई एम दी बेस्ट बॉक्सर इन द UFC, और इनको बेचारे को डोज कर करके बोले, और फिर इनको बाद में इनके हाथ पकड़े कर रहे थे कि ऐसे मारते हैं, कैसे मारते हैं। तो काफ़ी गंदा जो इन्होंने पीटा था। उसके बाद से केविन कार्टर भाई उभरे नहीं है। पिछली 7 में से 6 फाइटें हार चुके हैं केविन कार्टर, और मेरे हिसाब से एक अच्छे फाइटर थे। बट ये जो डिवीज़न है फेदरवेट में, वही दिक्कत थी कि मैक्स होगा या फिर वोल्कानोव्स्की होगा। अब टिपोरिया आ गए हैं वहाँ पे कि कोई ना कोई ऊपर इतने स्टैग प्लेयर हैं कि आप इधर इधर के बाकी प्लेयर वहाँ जाते हैं, जो ओटेगा हो चाहे कोई भी ओटेगा हो, आप केविन कार्टर को ले लीजिए, जो शेमेट को ले लीजिए, वो एक बार कंटेंडर जरूर बनते हैं, लेकिन जब भी वो ऊपर जाते हैं तो इनमें से होलोवे या वोल्कानोव्स्की से लड़ते हैं, हारते हैं, और उस फाइट में इतना मनोबल टूटता है कि उसके बाद वो 1-2 फाइट और हार जाते हैं, या धीरे धीरे उसी मिक्सचर में 3-4 साल में ख़त्म हो जाते हैं। केविन कार्टर ने 578 स्ट्राइक ऑब्जर्व करी थी। अगर उसके बाद मैं दूसरी फाइट की बात करूँ तो उसमें 430 स्ट्राइक्स थी, यानी कि 148 स्ट्राइक्स का डिफरेंशियल था, जो कि मैंने कुछ नामी गिरामी टाइटल फाइट्स में देखा है। 5 राउंडर जिनमें टोटली 148 स्ट्राइक लगती हैं, तो जो कि बहुत बड़ा गैप है। वो चितो वेरा की फाइट थी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो चितो वेरा की फाइट थी। उसके अलावा टॉप 6 फाइट में जो मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड है, उसमें 4 हैं मैक्स होलोवे की। तो मैक्स होलोवे इतने बड़े पैकेज हैं, मतलब काफ़ी बड़े पैकेज हैं यार, वो हमेशा वो BMF डिजर्व करते हैं। और अभी जो उनका KO था जशन के ऊपर,
सोने पे सुहागा, वो उनकी फाइट्स हमेशा ऐसी होती हैं कि आपको देखनी पड़ेगी। मेरे को लगता है वो काफ़ी बड़े सुपरस्टार UFC जिनको पुश करना चाहिए वो हैं, उनको कम करते हैं, उनको एक थोड़ा सा रेगुलर वाले उसमें रखते हैं, उनको थोड़ा और पुश करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। खैर उसके अलावा टॉप अगर 9 की बात की जाए तो 2 फाइट्स हैं मेरे प्यारे दोस्त इटालियन ड्रीम मार्विन विटोरी की। ये डेलियन विटोरी के छोटे भाई नहीं हैं, बट ये काफ़ी फिरकीदार इंसान है, मेरे को अच्छे लगते हैं, पता नहीं थोड़े ओल्ड से हैं। और इनकी जो एक मेन लाइन है वो इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन, इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस होता हूँ इससे, मैंने देखा है यार। खैर मार्विन विटोरी की बात छोड़ते हैं। जो इटली के साथ हमारा प्यार है वो काफ़ी मेलोडियस है, वो मोदी जी को भी पता है, मेलोनी जी को भी पता है, और मनदीप को भी पता है, सबको पता है दोस्तों। वो केल्विन कार्टर 7 में से 6 नहीं 5 में से 4 हारे हुए हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा भावनाओं में बह गया था, मैंने फ्यूचर देख लिया था इनका, पिछली 5 में से 4 हारे हुए हैं। और इनके जो ओपोनेंट हैं यूसुफ जलाल जो ओपोनेंट है केल्विन कार्टर के, उनको अगर आप देखें तो वो 6 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे हैं। और अगर उनको आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलिया टपोरिया के पहले ओपोनेंट थे UFC में, जो कि फिनिश हुए थे, और फिनिश नहीं हुए थे, डिसीजन गया था, यूनानिमस डिसीजन गया था। स्टार्टिंग में इलिया फिनिश कर नहीं रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने हॉल को पकड़ा तब उसके बाद से वो लोग वो फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सबको ही फिनिश कर दिया है। और अब देख लो तुम, इलिया आज यूसुफ जलाल से लड़े थे और आज चैंपियन है। तो मैं चाहता हूँ कि केल्विन कार्टर की भी ज़िंदगी बदले दोस्तों, लेकिन ऐसा होता मेरे को कम दिख रहा है। केल्विन कार्टर 5 में से 4 हारे हुए हैं, मोमेंटम उनके साथ है नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई वांट हिम टू विन यार। अच्छा शरीफ आदमी है, जीतना चाहिए यार, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे किसी को, और यूसुफ जलाल के जीतने से भी नहीं। यूसुफ जलाल बीच में 1-2 फाइट और आ रहे वो इलिया के बाद, फिर वो बाहर भी हो गए, वो उन्होंने 3 फाइटें किसी और प्रमोशन में लड़ी, फिर दोबारा से UFC में रीसाइन हुए हैं, वो रिज़ाइन नहीं रीसाइन हुए हैं, तो वो होता है उनके साथ। और रिज़ाइन वाला काम जो है वो मोहम्मद मुकायव का हो चुका है, उसके बारे में मैं क्या बात करूँ, इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट खो दिया UFC ने। तो वो UFC करता रहता है, बहुत बार होता है, वो अच्छे फाइटर्स को इधर उधर गुम कर देता है। जैसे कि फ्रांसिस, में सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे बड़ा जो बैग फंबल किया वो फ्रांसिस ने नहीं UFC ने करा मेरे हिसाब से। खैर यूसुफ जलाल पे वापस आते हैं। यूसुफ जलाल मेरे को थोड़े से हैवियर साइड पे लग रहे हैं इस फाइट में, बट आई विश कि केल्विन कार्टर जीते यार, जीतना चाहिए यार। पुराने जो ओजीज हैं थोड़े, पिछले 3-4 साल से पहले के जो फैंस हैं उनके हिसाब से सारे अप एंड कमिंग लोग थे जिनको हम देखना चाहते हैं कि वो जीते। अभी खैर इनके स्टॉक्स डाउन है। अगली फाइट इस फाइट कार्ड पे है एडमिन शाहबाजियन की, जो कि एक टाइम पे अनबीटन चल रहे थे, और फिर उनकी मुलाकात होती है डेरिक ब्रैनसन से, और उन्होंने तभी नया ब्लीच करवाया था, और वो जो ब्लॉन्ड ब्रैनसन बन गए थे उसके बाद उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा अनटिल एंड अनलेस वो जैरेड कैनिनेट से लड़े। ये पूरा सर्कल घूम के आता है, वो जैरेड कैनिनेट से हार के बाहर हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने किसी को हराया था जो कि अब शायद रिसर्जेंस कर रहे हैं, पता नहीं। पिछली 7 में से 5 तो हार चुके हैं एडमिन शाहबाजियन, मेरे को जितना याद है। उनके ओपोनेंट है डायलन वुड का, जो कि खुद 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, और उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड माशाल्लाह 7-4 का है। तो ये वाले हारेंगे तो 7-5 हो जाएगा, 1-2 हारेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, मैट्रिक्स बैठ जाएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम परफेक्ट बैठेगा। वो खुद 7-4 के रिकॉर्ड है उनका। तो इन दोनों की फाइट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दीपक लाल कहते हैं कि ये दोनों हारे हुए लोग हैं, इनके जीतने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनके जीतने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस एडमिन शाहबाजियन की बुआ जी रोंडा राउसी आके उनको गोदी में उठा ले। खैर उनकी बुआ जी नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल, हम ऐसी बकवास बातें करते हैं। मैंने रोंडा को एडमिन की बुआ बना दिया क्योंकि वो एक जिम से थे, और वो जब आ रहे थे तब अनबिटन थे, तब हर कोई रोंडा चिल्ला रहा था कि उनकी जिम से हैं, उनकी तरह होंगे, ये करेंगे। जो हाइप ट्रेन थी वो बहुत खतरनाक थी, पर वो ब्लॉन्ड ब्रंसन से टकराई और आज हमारे सामने है। पिछली 7 में से 5 हार चुके हैं। इसके अलावा बॉम्फिन ब्रदर्स भी हैं इस पूरे कार्ड में, दोनों की फाइटें हैं। और मेरे को गैब्रियल जो कि वेल्टरवेट में है, मेरे को ज़्यादा इंप्रेसिव वो लगते हैं, मैं उनको देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 1-2 फाइट और वो जीतेंगे तो वो जो वेल्टरवेट का जो मिक्स है उसमें कहीं ना कहीं लैंड हो जाएंगे। और ये थोड़े खतरनाक फाइटर भी दिखते हैं मेरे को, थोड़ा पर्सनली मेरे को लगता है कुछ ना कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, आई डोंट नो, बट खतरनाक फाइटर दिखते हैं। मैं सोचता हूँ कि बॉम्फिन ब्रदर्स जीते हैं, और बेहतर है यार UFC में चाहिए हमें ऐसे भाईचारे वाले लोग जो ब्रदर्स हों, डियाज ब्रदर्स और पैटिस ब्रदर्स के अलावा फिर थोड़ा मतलब तकड़े ब्रदर चाहिए हमें। टपोरिया का भाई अभी नया है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बॉम्फिन ब्रदर्स हैं, दूसरे लाइट वेट में लड़ेंगे, वो भी खतरनाक था। वो उनका स्टार्टिंग में रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब था, बट अभी पिछले 8-10 फाइटें उनकी तकड़ी हुई हैं। ही इज़ ऑन अ गुड
रन आई विल। इसके अलावा इस कार्ड पे हैं एंजेला हिल हमारी वेटरन, जिनका कि प्रोफेशनल रिकॉर्ड 17-14 का है और वो 17-17 के लिए अभी अपने करियर की बची हुई फाइटें लड़ रही हैं। शायद 40-42 साल की हो चुके हैं वो, और जो उनके कुछ एक रहते हैं 1-2 साल, वो चाहते हैं कि 17-14 से 17-17 करें, परफेक्ट करके जाएं और वो कर सकते हैं। मेरे को उन पर पूरा यकीन है कि वो कर सकती हैं और बेहतरीन, उनके जीतने या हारने या होने से मेरे को नहीं लगता किसी को फ़र्क पड़ता हो। वो 2014 से UFC में है। तुम कहाँ थे 2014 में? मैं CA करनी स्टार्ट करी थी मैंने, फिर उसमें टाइम लग जाता है, यू नो वेरी वेल। तो मैं उस टाइम वहाँ था और ये UFC में लड़ रही थी, और मेरे को CA बने हुए 6 साल हो गए हैं और ये अभी भी UFC में है और 17-14 को 17-17 करेंगी ये। हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं एंजेला जी, आप जाइए और ब्लैक पावर, ब्लैक लाइव्स मैटर, वी आर विद यू। तो ये था पूरा फाइट नाइट के बारे में मेरे विचार। और भी काफ़ी फाइटें हैं जिनको मैं देखूंगा, फाइट खत्म होगी तो मैं वापस आऊँगा, सारा कुछ लेक भारी दिल करके हमें भी आज की वीडियो करनी पड़ेगी ख़त्म यहीं पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना यार सब्सक्राइब कर नहीं रहा है, व्यू 1000 जा रहे हैं। गलत आदमी हो यार तुम, समर्थन करो मेरा, फुल सपोर्ट करो भाई, फुल सपोर्ट करो। टाटा बाय बाय, शोभा खैर। वैसे तो यहाँ तक कोई देख नहीं रहा होगा, टिल देन बाय। No.